अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूं। मैं मौजूद हूं इस वक्त एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे पुल के ऊपर जो तकरीबन 100 साल से ज़ायद पुराना था। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में जो हमारे एंटीक्स होते हैं, जो हमारी चीज़ें होती हैं, या जो 100 साल पहले हमें कहते हैं कि गोरा बना के गया था, वो चीज़ें जो है वो चल तो जाती हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का ख्याल भी रखना पड़ता है। वैसे तो अगर बात की जाए गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट हर चीज़ का क्रेडिट लेना चाहती है, बट क्या ये क्रेडिट भी गवर्नमेंट को ही दिया जाए कि ये जो पीछे पुल था ये गिर गया, जो कि एक बहुत मजबूत पुल था, लेकिन क्योंकि उसकी हिफाजत नहीं की गई। और पंजाब में जो हुकूमत सबसे ज़्यादा रही है वो सब जानते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जफरवाल में। मेरे पीछे जो पुल है उसका नाम है हंजली पुल, जो कि जफरवाल डिस्ट्रिक्ट जो नारोवाल में है, नारोवाल से वो सियालकोट को मिलाता था पुल। और अब उस पुल के टूट जाने की वजह से, क्योंकि सैलाब आया, पुल की जो एक कैपेसिटी थी वो उस कैपेसिटी से ज़्यादा का था, 30,000 क्यूसिक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग था, तो 70 तक उसमें पानी आ गया, डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। और क्योंकि उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई थी तो वो पुल टूट गया। आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं। अब इस पुल टूटने की वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ के नेटिव्स थे, जो यहाँ के रिहायशी थे, उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे भी। मैं खुद इस वक्त एक कश्ती में खड़ी हूँ। ये कश्ती यहाँ से वहाँ तक लोगों को लेके जाती है। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं था कि गवर्नमेंट इसको रिपेयर नहीं कर सकती थी या कोई आर्जी पुल नहीं लगा सकती थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को जो मिल रही है वो एक बेहिसी है कि एक तरफ हमने एक शो किया जिसमें हमें पता लगा कि लोगों को तो खाने को दिया ही नहीं जा रहा, कुछ ना कोई छत दी जा रही है, ना कोई खेमे लगाए जा रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है वो व्हाट्सएप टिकटॉक की हद तक ही हो रहा है, उसकी ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं है। अब जब हम रियलिटी पे मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे गेस्ट भी हैं, हमारे साथ यहाँ के लोकल लोग भी हैं, यहाँ पे जो कश्ती चलाते हैं वो लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताइएगा, अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिएगा। राना सजाद, मैं यहाँ से 365 का रिपोर्टर हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि ये पुल तकरीबन 1.5 माह पहले जो है वो डैमेज हुआ था। अभी तक जो है वो लोग जो है इस अजाब से, अजियत से गुजर रहे हैं कि ये पुल 1.5 माह की टाइमिंग के बावजूद भी जो है शुरू नहीं किया जा सकता। ये दो शहरों को मिलाता है आपस में, जिसमें जफरवाल है और उसके साथ जो है वो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है, मेंटेन होता है। यहाँ से जितनी लेबर है वो सियालकोट को ट्रैवल करती है। ये मेन कमर्शियल रोड है हमारे डिस्ट्रिक्ट तहसील जफरवाल और डिस्ट्रिक्ट नारोवाल का, ये मेन पुल है। ये तकरीबन 100 साल पुराना पुल है, लेकिन ये पुल डैमेज हुआ है और इसको तकरीबन 1.5 माह हो चुका है। अभी तक इसकी मेंटेनेंस ना वर्क ऑर्डर जारी किया गया है, ना ही इसकी मेंटेनेंस की गई है। तो इस वजह से लोग जो है वो ज़हनी अजियत और तकलीफ का शिकार हैं। जो डाइवर्सिफिकेशन है, रास्ते की डाइवर्सिफिकेशन है, वो तकरीबन 12 किलोमीटर यहाँ से होकर लोगों को ओवर लूप करके जो है अपनी मंजिल की तरफ आप बता रहे हैं कि ये पहले पानी से गुजरेंगे, उसके बाद वहाँ से ऑल द वे 12 किलोमीटर चल के वो जाएंगे? नहीं मैम, ये इसमें ये है कि अगर गाड़ियाँ यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, गाड़ियों को डाइवर्शन के लिए तकरीबन 12 किलोमीटर जो है दूसरे रास्ते पर जाना पड़ता है, वहाँ से होकर वो सियालकोट की तरफ जाते हैं। तो ये मेन कमर्शियल रास्ता भी है। यहाँ से जितनी लेबर है शकरगढ़ की, तहसील जफरवाल की, नारोवाल की, वो सियालकोट को मूव करती है। तो ये लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात है इस पुल के टूटने की वजह से। तकरीबन 1.5 माह से ज्यादा का अर्सा हो गया, ये पुल अभी तक जो है वो मरम्मत नहीं किया जा सकता। सही, लेकिन आप कह रहे हैं कि मरम्मत नहीं की जा रही। लोगों को तो गवर्नमेंट कह रही है कि खाना भी मिल रहा है, 10-10 लाख भी मिल रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा, सेहत कार्ड भी दिया जाएगा। तो अगर इतने अच्छे काम हो रहे हैं, उसमें एक पुल इग्नोर भी हो गया, तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्यों इनका साथ देगी? देखिए मैम, ये असल इशू जो होता है वो ग्राउंड पर मौजूद होते हैं। जो हम देखते हैं न्यूज़ चैनल पे या दूसरी जगहों पे, तो वो असल इश्यूज नहीं है। इश्यूज तो ग्राउंड रियलिटीज पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो असल इशू है लोगों की मोबिलिटी का इशू है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी कश्तियों में लोग मूव कर रहे हैं। ये मतलब जो लोग जो हैं ये पैदल मूव करने वाले हैं, मोटरसाइकिल मूव करने वाले हैं। लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें बसेज हैं, टोयोटाज हैं, जो दूर सी सोशल मोबिलिटी है, वो प्रॉब्लम्स का शिकार है। तो मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूं कि ये जो हमारे मिनिस्टर हैं, मतलब वफाकी वजीर हैं एहसन इकबाल साहब, ये उनका यहाँ से पहले उन्होंने यहाँ सीट जीती। फिर इसके बाद जो दूसरा हल्का है वो राना फयाज साहब का है, जो इरीगेशन के जो सेक्रेटरी हैं, मतलब हुकूमत पंजाब के इरीगेशन के जो सेक्रेटरी हैं वो हैं, उनका ये एरिया है, यानी वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं हुकूमत पंजाब के, हमारी जो पार्लियामेंट है उसके। तो ये कहना दुरुस्त होगा कि चिराग तले अंधेरा? जी, आप कह सकते हैं इसको कि जब तक ये सिचुएशन अभी 1.5 माह से ऐसे है, तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो मेजर लोकेलिटी है या पोजीशन है या यहाँ के जो लोग हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, तो उसके बावजूद ये इस काम को अभी तक 1.5 माह से जो है वो अभी तक पोस्टपोन्ड है, मतलब ये अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सकता। तो अब अगर मैं ये बात करूँ, जिस तरह पीछे हमने देखा वो बाइक पे बंदा जा रहा है, फैमिली भी है, छोटे बच्चे भी हैं, खुदा ना खास्ता हादसा हो सकता है, तो उस हादसे की किसकी जिम्मेदारी होगी? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि ये इनका कसूर था, ये क्यों जा रहे थे, क्या ज़रूरत थी, घर में बैठे रहते, क्यों घर से बाहर निकले, क्या होगा?
ये तो मजबूरी है लोगों की मैडम, यहाँ से गुजरना, जो इन हालात में गुजरना, इतना रिस्क लेना अपनी फैमिली के साथ, इनको मूव करना, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन रोड जो है वो यहाँ से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर है। ये इन लोगों की मजबूरी है, इनका कसूर नहीं, जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी डेफिनेटली गवर्नमेंट की है, जिम्मेदारी यहाँ के अदारों की है। यहाँ पर जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो, यानी जो हमारे कमिश्नर साहब है वो यहाँ पे विजिट करके गए हैं। इरीगेशन के जो सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट के वो यहाँ विजिट करके गए हैं। अहमद इकबाल साहब जो यहाँ से MPA भी हैं, साथ साथ वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है, वो भी यहाँ पर विजिट कर गए हैं। तकरीबन तमाम इंतजामिया, कम्युनिकेशन ऑफ वर्क्स के सेक्रेटरी भी यहाँ पर मूव किया, लेकिन उसके बावजूद ताहाल इसको मरम्मत करने का कोई टेंडर जारी नहीं किया गया। ये लोगों की मजबूरी है जिसमें वो मूव कर रहे हैं या रिस्क ले रहे हैं। सही, तो मैं इनसे भी बात करना चाहूंगी। आप कहाँ, यहीं पे रहते हैं, कहीं जा रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कश्ती चला रहे हैं। अच्छा, आप कश्ती चला रहे हैं। तो अब ये जो कश्ती का आप चलें, आपको तो एक अच्छी बात है कि एक रोज़गार मिल गया है, लेकिन क्या आपकी इतनी इनकम हो जाती है कि घर जाके आप अच्छा सा खाना खा सकें और पुलाव खा सकें, या वो जो कहते हैं कि जी बोटी वाली बिरयानी गवर्नमेंट ने दी है, कुछ इस तरह की? नहीं है इधर, बहुत कम है, बस लोगों की किस्मत कर रहे हैं, जो कोई दे दे 10, 20, 50, बस इतने पैसे हैं। सही, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई पैसे नहीं दिए गए, कोई फंड नहीं दिए गए कि भाई हमारे पाकिस्तानी हैं, इनका पुल टूट गया है, आप इनको लेके जाएं, हम आपको डेली का 5,000 दे देंगे, 2,000, कुछ ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया? तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं, आप ये खुद से कर रहे हैं? ठीक है, आप कौन है? जी मेरा नाम काशिफ है। जी, आप कश्ती चलाते हैं, आप कहीं मुसाफिर हैं? जी मैं कश्ती चलाता हूँ इधर। सही, तो आप जिस वक्त ये कश्ती चलाते हैं, कभी कोई कुछ ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे मुफ्त में वहाँ ले जाओ, या इस तरह होता है? आवाम कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम कहते हैं गुजर जाए, कोई बात नहीं। सही, आप मदद करते हैं? सहूलत इधर कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और आवाम बहुत डिस्टर्ब है, इसीलिए हम पार गुजार देते हैं। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो इस वक्त, मैं इनको गरीब तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये दिल के बहुत अमीर हैं, ये लोग खुद से सबकी मदद कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनको कोई नहीं दे रही कि इनकी मजदूरी दे दें, इनको खींचना, इस रस्सी को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, ये बहुत हार्ड रस्सी है। ये लोग खुद से कर रहे हैं, कोई इनको 10-15 रुपए दे दे तो दे दे। गवर्नमेंट ना अपने लोगों के लिए कुछ कर रही है, ना इन लोगों के लिए कुछ कर रही है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पीछे पुल आपने देखा है, गोरा किसी ज़माने में बना गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी मेंटेनेंस भी हमने नहीं की, और जब हम यहाँ पे आके चीज़ें देखते हैं तो वो कुछ और है। अब जैसा कि ये पुल गिरने वाला था, बार बार लोकेलिटी के लोग यहाँ बता रहे थे, लेकिन स्टिल किसी ने इस चीज़ को मतलब किसी खाते में ही नहीं लिया, और फाइनली वो पुल गिर गया। पुल के गिरने से अब मकामी लोगों को जो इश्यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ के लोगों से पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको किस किस्म के मसाइल का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है, और वो गवर्नमेंट से क्या डिमांड चाहते हैं। कि एक तो फ्लड अफेक्टीज़ हैं जिनके तो घर शर चले गए, उसकी तो हमें कोई कह सकते हैं परवाह ही नहीं है, बस हमने 10-10 लाख रुपए बांट देने। लेकिन फिलहाल जो एक रास्ता है, जो एक रास्ता मुनक़ता हो गया है एक जगह से दूसरी जगह का, जो कि एक पुल था, 2 सिटीज़ को मिलाता था, अब उस सिटीज़ को एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए पानी का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ा है और गाड़ी नहीं जा सकती। तो यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि उनको क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आप मुझे बताइएगा कि आप यहाँ के रिहायशी हैं? बिल्कुल मैं रिहायशी। अच्छा, अब ये पुल गिर गया है और ये किसका कसूर है? किसी का कसूर नहीं है, हम इसको डाल देंगे किसी मुल्क के ऊपर कि जी उन्होंने पानी छोड़ दिया और उनकी वजह से, ठीक है, हो गया, ये भी एक रियलिटी है। लेकिन गवर्नमेंट क्यों ये पुल बनाए? गवर्नमेंट को तो और इतने काम है करने के लिए। तो आप ये देख सकती हैं किस तरह लोग, ये लेडीज़ में फैमिलीज परेशानी का ये रोज़ाना गुजरते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी मुश्किलात हैं। आप देख सकते हैं वो लेडीज़ आ रही हैं फैमिली, बिल्कुल। तो पुल तो गिरा, लेकिन जो यहाँ के मौजूदा MP हैं वो आजकल आप देखें वो लंदन में घूम रहे हैं, और यहाँ पर लोगों को जो मुश्किलात हैं, वो राना फयाज साहब MP है, तो फिक्र होनी चाहिए। काम अभी तकरीबन 2 माह गुजर गए हैं, आपके सामने जो हालात हैं, फैमिलीज फुल जलील हो रही हैं सुबह शाम, यही मुश्किलात का सामना है। और आप देख सकते हैं इनको चाहिए कि फ़ौरन एक्शन लें और ये इसका जो मसला है ये ब्रिज का वो हल करें। इनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं। लेकिन ब्रिज का मसला कैसे हल होगा जब पाकिस्तान में इतने मसाइल हैं कि पाकिस्तान के ना अस्पताल अच्छे हैं, कि हमारे लीडरों को इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और हमारी जो वेकेशंस होती हैं, कभी वो थाईलैंड में होती हैं, कभी जापान में होती हैं, तो वो इन चीज़ों का क्यों ख्याल किया जाए? देखिए, ब्राइट फ्यूचर ये होता है कि वर्ल्ड एक्सपोजर लिया जाए, जो हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से ले रही है। अब ये जो मसाइल हैं ये तो आप कहते रहेंगे, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? मुश्किलात तो ये है, अभी इधर से उधर जाना है, फिर इधर से जब ज़रूरत पड़ती है इस तरफ जाना पड़ता है, जफरवाल की तरफ, तो कश्तियों पे गुजर जाते हैं। पहले जिस टाइम मर्जी आ सकते थे, अभी कश्ती के बंद होने का भी कोई टाइम होता है? हाँ? कश्ती पूरी रात चलती है या किसी टाइम पे बंद भी हो जाती है? ये 8-9 बजे बंद हो जाती है। अच्छा, 8-9 बजे। और अगर 8-9 बजे के बाद किसी को आना हो तो वो क्या करेगा? फिर वो ऊपर से आ जाता है या इनको उठा लेता है इधर, यहाँ पे ये गरीब भी पड़े होते हैं। सही सही।
आप यहाँ काम करते हैं या? अच्छा, आपकी भी कश्ती है। तो आप कितने पैसे लेते हैं एक बंदे को? 20 रुपए लेते हैं। सही है। ठीक है, एक मोटरसाइकिल आदमी हो तो 20 रुपए लेते हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल एक आदमी गुजरे तो 10 रुपए लेते हैं। सही है। तो दिन का आप कितना बना लेते हैं? दिन का में से ये 1200 या 1000 में से बनता है, घर का खर्चा भी नहीं चलता। सही, ठीक है, लेकिन आवाम की सहूलत के लिए खड़े तो हैं। गवर्नमेंट आपको कोई पैसे नहीं दे रही कि आप आवाम की सहूलत के लिए कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने पूछा ही नहीं कभी। सही। और जो यहाँ पे सैलाब से जो जगह मुतासिर हुई, वो उनके बारे में कुछ बताएं कि वो क्या था? सैलाब में तो हम नहीं थे इधर, ठीक है, लेकिन जब पुल टूटा था ना, हम दूसरे तीसरे दिन आ गए थे। अच्छा, आप लोग आ गए? जी। सही। आवाम को बहुत, जो पहाड़ वाले हैं पिंड, उसको तंगी हो रही थी, इधर वाले उनको भी तंगी बहुत हो रही थी। सही। किसी ने बीमार हो जाता है या किसी हॉस्पिटल जाना हो तो कैसे ऊपर से जाना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटे लगेंगे। सही। अभी इधर से नजदीक है, चलो आवाम की सहूलत लिए खड़े हैं हम। सही। नाजरीन, इस वक्त मेरे पीछे खवातीन भी हैं जिनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुल को तो क्रॉस करना ही करना है, लेकिन जो ये एक कश्ती में बैठती हैं, उस कश्ती में बैठना उतरना खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे खवातीन को एक मिनट में अपने दुपट्टे की भी फिक्र होती है, अपनी कमीज़ की भी फिक्र होती है, और वो बेचारी जितनी भी खवातीन हैं वो बहुत मुश्किल से इस कश्ती में बैठती हैं। और यहाँ पे अगर सिचुएशन देखी जाए, मैं कोशिश भी करूँगी कि मैं किसी फीमेल से बात करूँ और उनकी मैं ज़बानी आपको सुनाऊँ कि किस तरह के मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है। कि पहले तो वो बेचारियाँ बाइक पे बैठती हैं, अपने साथ 2-2 3-3 बच्चे होते हैं, उसके बाद वो ये पुल जो क्रॉस करती हैं। तो क्या हम ये पाकिस्तानी या क्या पाकिस्तान की ख़वातीन ये चीज़ें डिज़र्व करती हैं? क्या पाकिस्तान का कोई बच्चा या कोई बूढ़ा या कोई बुज़ुर्ग ये डिज़र्व करता है? और जो यहाँ पे ये लोग हैं जो कश्तियाँ चला रहे हैं, जो दिन का हार्डली 1000-1200 रुपये बनाते हैं, ये 1000-1200 से ज़्यादा की कॉफ़ीज़ जो हमारे अशराफिया हैं वो पी जाते हैं। वो इतने अच्छे अच्छे टूर्स लगाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी जगहों पर जाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाते हैं। उनको चाहिए कि इन बंदों को आके कम से कम 5000 ही दिन का दे दें कि ये बेचारे अपनी मेहनत से करें। इनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ लग रही है, इनके कंधों की जो एक स्ट्रेंथ है वो लग रही है, इनकी मेंटल स्ट्रेंथ लग रही है, लेकिन उसका कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पे जितनी मुश्किलात हैं, आप देख सकते हैं कि लोग कितनी मुश्किल से यहाँ से गुजर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त अंधेरा हो चुका है और यहाँ पे आना इतना मुश्किल था। रास्ते इतने ख़राब थे, फ्लड की वजह से सड़कें ऑलरेडी नहीं थी, लेकिन फ्लड्स आने के बाद रास्ते भी ख़राब हो गए। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, इस वक्त मेरे पीछे इंडिया का बॉर्डर है और ये जो जगह है ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन के पास है। यहाँ तक एक ऐसी जगह तक सैलाब आया जहाँ पर आ ही नहीं सकता था, क्योंकि वाटर फ्लो, क्लाउड बर्स्ट और ये सब इतना ज़्यादा था कि उस सब की वजह से जो पानी का बहाव था वो इतना ज़्यादा था कि जिन लोगों के घर जो सही सरफेस पे बने हुए थे वो भी गिर के। हमारे साथ एक इफेक्टिव मौजूद है जिनका 3 मंजिला घर गिरा है। मैं उनसे बात करती हूँ। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका 3 मंजिला घर था, तो मैंने वीडियो देखी, बहुत खूबसूरत था और वो किसी ऐसी जगह पे भी नहीं था कि वो गिर जाता, वो बिल्कुल सही बना हुआ था। जब वो गिरा तो आप उस वक्त कहाँ थे? मैं उस वक्त अपने भाई के घर था। सही। 3 बजे का टाइम था जब वो गिरा है। सही। तो मैं उस वक्त अपने भाई के घर में मौजूद था, लेटा हुआ था, जाग रहा था। मुझे नींद तो फिर वैसे नहीं आनी थी। ये तो अल्लाह की मर्जी है, चलें कोई। और आपके घर वाले घर में थे या नहीं? घर में कोई उस वक्त कोई बंदा नहीं था। सही। तो घर चला गया, लेकिन शुक्र है जानी जो कोई नुकसान है वो कोई नहीं। नुकसान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं, ये मेरा छोटा भाई है, ये सही, इसके घर रह रहा हूँ। सही। तो अभी अब जिस तरह नुकसान हुआ आपका, एक आफत आई उसकी वजह से हो गया, तो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई राब्ता किया आपसे कि कोई आपका नुकसान भरेंगे या कुछ इस तरह कुछ ठीक होगा, कुछ इमदाद की जाएगी? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आया है, उसका पटवारी, ये मेरे भाई भी साथ थे, उन्होंने लिखा है कि जो नुकसान हुआ है, जन मकान गिरे हैं या जिनकी ये ज़मीन जो है बेकार हो गई है, आगे उनका प्रोसेस है, पता नहीं वो क्या ऐलान करते हैं या नहीं करते हैं। फिलहाल विजिट करके गए? हाँ, विजिट करके गए। वो प्रोसेस होना का जो है वो कंप्लीट है। जो हमारे MP साहबान है हमारे हल्के के, अहमद इकबाल साहब, उन्होंने भी, और ऐसी साहब और तमाम अदारे जो थे इधर, अफवाज पाकिस्तान भी, वो तमाम अदारों की सूरत हाल से आगाही है। सही आगाही है। हाँ, तो आप मतलब अगर आगाही है तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई रिलीफ भी आपको मिल जाएगा। ये वो देगा नीले छत वाला। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन और इफेक्टीज भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करती हूँ क्योंकि अंधेरा है, मैं देख नहीं पा रही। और इफेक्टी कौन है यहाँ पर? ये मेरे साथ भाई। अच्छा, सही। आपका भी घर गिरा या? मेरी दुकानें थी। अच्छा, आपकी दुकानें थी यहाँ करीब ही थी? जी, साथ ही भाई की के घर के साथ ही। अच्छा, बिल्कुल साथ थी। तो कितनी दुकानें थी आपकी? मेरी 2 दुकानें थी। सही। एक थी मेरी थी, एक मेरे भाई की, दोनों गिर चुकी हैं और हमारा कारोबार भी फ्लॉप हो गया। आगे रास्ते बंद है, बिल्कुल 2 महीने। अब वो रास्ते तो बिल्कुल बंद है, हमने आते हुए देखा, मुश्किलात का सामना हमें भी करना पड़ा। अब गवर्नमेंट ने कुछ आपको भी रिलीफ देने के कहा, जैसे इनके घर का एक तसल्ली तो दी? के लोग आते हैं। अच्छा, आते हैं। साहब भी आए हैं, दूसरे महकमों के AC साहब भी आते हैं।
सही, वो लेकर यानी कि आप लोग तो पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई उम्मीद है कि मिल जाएगा। सही, तो इस वक्त आपका कोई बिजनेस आप कर रहे हैं? इस वक्त बिजनेस बिल्कुल आपका खत्म हुआ? बिजनेस वही सामान है हमारे पास, लेकिन रास्ते ही नहीं है सामान की। हमारा टेंट का काम है, वो आगे पीछे जाएगा तो कोई इनकम होगी। सही, लेकिन वो रास्ते खराब होने की वजह से कारोबार भी खराब है। तो बाकी लोगों का भी क्या कभी पहले इस तरह का कोई सैलाब आया था? ये जगह ऐसी है, पीछे भी मतलब इंडिया का बॉर्डर है और ये जगह, क्या कभी जिंदगी में ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरी 54 साल उम्र है, मेरी उम्र में नहीं कभी इस तरह नहीं। सही, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह थी कि इतना सैलाब आया कि घर 3 मंजिला घर बह गए, दुकानें बह गई, पक्की दुकानें बनी हुई थी, पक्के घर बने हुए थे, काफी ज्यादा सा। उसके अलावा बंद टूट गया स्क्रोल की साइड पर, उसकी वजह से वो ज्यादा पानी आने की वजह से। वैसे तो ये पक्के सड़क के किनारे पर दुकानें थी, मकान था, कोई दरिया में नहीं था। सही। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ कि आपका घर या आपका जो घर था, आपकी दुकान, ये किसी तिजावज पे बनी हुई थी या ये कि आपने प्रॉपर जगह खरीदी थी जो कि ऐसी जगह नहीं थी? हमारी विरासत की जगह थी, समझो हमारे वालिदैन ने, वालिद साहब ने जगह हमें दी थी। सही, तो मतलब ये आपकी अपनी जगह थी, ये कुछ ऐसा नहीं था कि किसी पानी वाली जगह पे घर बना? मैं इसकी वजाहत करता हूँ जी। मैंने खुद इन कानों से सुना है और मीडिया के ऊपर भी देखा है कि कुछ लोग जफरवाल के और जो ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं जी इधर नजायज तजाबात। बिल्कुल, मैंने इसीलिए सवाल किया। सुनिए ना, ये कोई सरकारी जगह नहीं है। ये जगह जो है हमारे गांव की अपनी जाती जगह, किसी का मालकियत नहीं है। दूसरे नंबर पे मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं कि मैंने वो पेमेंट ली है 1 लाख रुपए की। अगर वो कहे तो मैं उसको सबूत दिखाऊंगा। यानी कि आप लोगों ने कोई भी नाजायज तजावुज किया ऐसी जगह पे नहीं? ये फॉर्म फैलाई जा रही है। आपका क्या नुकसान हुआ? मेरी 2 दुकान था, बड़ा भाई। आपकी भी 2 दुकानें थी? इसके साथ 2 दुकान। यानी कि आप लोगों की एक ही लाइन में आप भाइयों का? सही, मेरे साथ ये फिर आगे भाई थे, ये था और फिर आगे ये दूसरे दोस्त जो इस तरफ आ रहे हैं सब। सही, तो मतलब आप तीनों भाइयों का नुकसान हुआ है, कारोबार का भी, घर का भी। 6-7 और भी लोग हैं, इनका नुकसान हुआ है। ये दुकान गिर गई, ये वाली। सही, ये दिखाइएगा, ये यहाँ से करें, ये आप देख सकते हैं, ये भी डबल स्टोरी दुकान थी, ये घर थे वो सामने वाली। सही। मैं अगर नाजरीन से इस वक्त बात करूं तो जो इनकी सूरत हाल है यहाँ पे, तो फिर किसी ने विज़िट किया, इन्हें तसल्ली दी हुई है। जो आफत ज़दा इंसान होते हैं उनको तसल्ली की ही ज़रूरत होती है, और बहुत अच्छी बात है कि अगर इनसे पटवारी मिले हैं या उन्होंने आके इनको एक तसल्ली दी है कि हम आपकी मदद करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि मदद की जाएगी। मैं आगे बढ़ती हूँ और मज़ीद यहाँ पर बहुत लोग खड़े हैं, अंधेरा हो चुका है, सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर बड़ी ऐसी है कि मैं आपको इशारा नहीं दिखा सकती, क्योंकि हमें पहुँचने में हमारा ट्रैवल टाइम इतना ज़्यादा लग रहा था। इस जगह तक आने में बहुत सी जगहों पर हमें पैदल चलना पड़ा। मकामी लोगों ने हमारी बहुत मदद की, लेकिन अब इन लोगों की मदद करने के लिए गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ रिहायशी हैं? जी। तो कभी ज़िंदगी में आपने पहले इस किस्म का कोई देखा, ऐसी तबाही हुई हो? ऐसा बहरान हमने जिंदगी में नहीं देखा जो इस दफा हुआ। सही, आता पानी पहले भी ये नहीं है। भारत जैसा इस दफा सूरत हुई, ना तो किसी की जमीन बची है, कुछ भी नहीं। दिन होता तो आप देखते कि कैसे जमीनें ऐसे बही हैं जैसे डेग है। सही, तो मैं आते हुए देख रही थी कि यहाँ कब्रिस्तान है, उसको आप लोगों ने किस तरह बचाया? मैंने देखा दरख्त पड़े हुए थे। वो फिर अल्लाह ताला की जात नहीं बचाया। सही, इंसान क्या कर सकता था? पत्थर अपनी मदद के तहत बहुत दरख्त गांव वालों ने मिलकर दरख्त फेंके, उधर रस्से डालकर उनको बांध दिया पीछे। सही, तो और सैंड बैग फेंके, उसकी वजह से कटाव कुछ रोक गया। सही, तो अभी तो फिलहाल आप तो भाई हैं, आप लोग अपने किसी रिश्तेदार की तरफ हैं, जो बाकी यहाँ लोग हैं जिसका कोई नहीं है, वो इस वक्त कहाँ है? कोई खेमे लगे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? अल्लाह का शुक्र है, रिहायशी मकान बच गए। ये मार्केट गिरी है, यहाँ जमीनें लोगों की बर्बाद हो गई, तकरीबन 400-500 एकड़ जमीन देवली की जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर आबाद हो गई है, कुछ 8-8 फुट गहरी हो गई है। सही, फसलें लगी थी, मुंजी की फसल, वो भी बर्बाद हो गई। सही, गवर्नमेंट से कोई अपील आप करना चाहेंगे कि जो नुकसान हुआ है उसको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए या कोई मदद की जाए? अपील तो यही है ना कि जब वो लोग लिख के गए हैं, आगे अल्लाह जाने क्या बनता है, जो सिचुएशन होती है गाँव की, क्योंकि हर किसी को कोई नहीं देखता है। सही, वो बात का मसला है, बहरहाल लेके गए हैं। सही, आगे अल्लाह जाने क्या बनता है। तो जिस वक्त ये सूरत हाल यहाँ पे थी, उस वक्त खाने पीने के लिए आप लोग क्या कर रहे थे? किस तरह से आपकी मदद की जा रही थी? क्योंकि दुकानें तो बंद थी, दुकानें तो बल्कि बह गई थी, तो उससे क्या था? कुछ तंजीमों ने सपोर्ट किया, खाना पका पकाए भेजा, राशन भी भेजा इधर गाँव में। अच्छा, गवर्नमेंट ने भेजा या नहीं? तंजीमों ने तो भेजा, लोगों ने तो गवर्नमेंट के लोगों ने भी भेजा। अच्छा, गवर्नमेंट के लोगों ने। उसके अलावा हमारे एसी साहब हैं, वो भी इधर ही रहे हैं, MP साहब भी तकरीबन हर दूसरे दिन इधर रात पूरी रात भी इधर ही रहे। सही,
काफी उन्होंने लोगों के साथ अपना टाइम गुजारा, हेल्प की है पूरी रात, 1-2 बजे दोनों बाप बेटा आते थे। सही। नाज़रीन, यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ के लोग बड़े पॉजिटिव हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिस्पांस दिया हुआ है और यही हमारी आवाम को चाहिए होता है कि थोड़ा सा रिस्पांस भी मिल जाए तो हमारी आवाम खुश हो जाती है। तो मेरी यही अपील होगी कि अगर कोई गवर्नमेंट के लोग इसको सुन रहे हैं तो खुदारा जो हमने इससे पहले फुटेज आपको दिखाई है, जो कवरेज दिखाई है, उन लोगों से भी रब्ता करें, वो भी पाकिस्तानी हैं, उनके लिए भी कोई खेमे लगाएं, कोई टेम्प्रेरी घर बना दें कि वो लोग वहाँ पर जाके रह सकें। यहाँ के जो गाँव के लोग हैं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इनके कारोबार तबाह हो गए हैं लेकिन एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हम सबको चाहिए कि हम एक पाकिस्तानी और हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि जो जो मुतासरा लोग हैं खुदारा उन तक कांटेक्ट करें, उनको कोई शेल्टर प्रोवाइड कर दें। ये मुसीबत है, ये चंद दिन में टल जाएगी लेकिन आपका जो किरदार है वो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने देखा कि कैसे लाखों लोग हालिया बारिशों के बाइस मुतासिर हुए हैं। सैलाब से जहां जानी और माली नुकसान हुआ है, वहीं पंजाब में लाखों एकड़ ज़रई रकबा भी मुतासिर हुआ है। किसानों की फसलों का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसके बाइस मुल्क को आने वाले दिनों में ग़ज़ाई किल्लत का सामना भी हो सकता है। सैलाब की वजह से ज़रई ज़मीनों को किस हद तक नुकसान हुआ है, किसान मुतासिर हो रहे हैं और हुकूमत उनके लिए क्या इक़दामात कर रही है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सदर किसान इत्तेहाद एसोसिएशन खालिद महमूद खोखर। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, जो हालिया बारिशें हुई, सैलाब आया, इससे हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत नुकसान हुआ और इस नुकसान की जितनी भी हम मजम्मत करें वो कम है, क्योंकि ये नुकसान ऐसा है कि जिसमें लोगों की जानें गई, लोगों के मवेशी जो हैं वो मतलब वो मर गए। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो इसमें किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है, यानी कि उनकी फसलें जो उनकी कमाई का जरिया थी वो सब भी हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉय हो गया है। हाउ डू यू सी दिस कि अगर ये अभी ऐसी सूरत हाल है तो आने वाले वक्त में कोई ग़ज़ाई किल्लत पैदा होगी, मजीद महंगाई होगी, क्या होने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया जी, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है, बल्कि 99% जो नुकसान हुआ है वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसानों का हुआ है। चाहे वो मजदूर तबका है, वो भी किस ज़मीन पे काम करते हैं, काश्तकारों के साथ काम करते हैं, चाहे वो जितनी भी खवातीन हैं वो भी वहाँ खेतों में जाके काम करती हैं। फसलों का नुकसान हुआ है, फिश फार्मर का नुकसान हुआ है, लाइव स्टॉक का नुकसान हुआ है, यानी कि सारे नुकसान बहुत ज़्यादा हुए हैं। फिश फार्मर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनका पर एकड़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। हमारी कपास की फसल का बहुत नुकसान हुआ है, खसूसन सबसे ज़्यादा नुकसान चावल की फसल का हुआ है, कमाद की फसल का हुआ है, तेल की फसल का हुआ है, मक्की की फसल का हुआ है, सब्जियात का हुआ है और चाराजात का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो कि अब जो काश्तकार सैलाब की जद में आया है, उनके पास तो सिर्फ बदन पे जो एक सूट पहना हुआ है वही कपड़े, उसके अलावा तो उनके पास कुछ भी नहीं है। उनका सारा सामान गया, घर में जो खाने पीने की जो गंदम पड़ी थी, जो बीज के लिए गंदम पड़ी थी, जो कुछ उनके पास, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी तबाह हो गया। अब इस वक्त वो अगली फसल काश्त करने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं है। तो हम हुकूमत से बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि हुकूमत उनको सपोर्ट करे, प्लस मुखिया हजरात भी उसको सपोर्ट करे। हुकूमत ने एक पैकेज हुकूमत की तरफ से कोई तसल्ली दी गई है, कोई विजिट किया गया है? जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत ने एक पैकेज अनाउंस किया है। बाकी तो पैकेज ठीक है, लेकिन जो फंस के माल मवेशी के लिए बहुत अच्छा पैकेज है, जो मकान बनाने के लिए वो पैकेज भी ठीक है, लेकिन एक जो पर एकड़ जो नुकसान का उन्होंने 20,000 रुपए कहा है वो कम है, बहुत कम है। क्योंकि पर एकड़ आप चावल को ले लें तो चावल में जो सिर्फ वो सीड लेके जब उसको आगे जाके उसकी पनीरी लगाते हैं तो वो 20,000 तो वहीं पे खर्च हो जाता है। यानी कि पनीरी लगाना और पनीरी को से शिफ्ट करना है, 20,000 वो खर्च हो जाता है, बाकी उसके अखराजात अलग है। सही। अब 20,000 पे तो वो, क्योंकि वो सारे अखराजात उस पे हो चुके हैं, खादें डाल चुका है, उस पे पानी का इस्तेमाल हो चुका है, डीजल का इस्तेमाल हो चुका है, लेबर सारी इस्तेमाल हो चुकी है। इस तरह कपास को ले लें, गन्ने को ले लें, पर एकड़ उसका 2-2.5 लाख रुपए खर्चा है, तिल की फसल पे खर्चा है, मक्की के ऊपर 1-1.5 लाख रुपए पर एकड़ खर्चा है। तो 20,000 रुपए बहुत कम है। मैं उसमें हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि ये 20,000 को बढ़ाएं, कम से कम 70-80 हज़ार रुपए ले जाए ताकि काश्तकार की कुछ ना। आप जो 20,000 की बात कर रहे हैं, क्या ये मिलेगा भी या ये सिर्फ एक लारा ही दिया जा रहा है कि जी 20,000 दे देंगे? देखिए ना, अगर हुकूमत ने ऐलान किया तो हुकूमत को देना चाहिए, क्योंकि जब ऐलान किया जाता है तो उसके बाद हुकूमत को चाहिए कि अपनी जो ना वो साख बरकरार रखे। अभी मैं कोई शक तो किसी पे नहीं कर सकता, ना मुझे करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने सर, हमने जब सैलाबी इलाकों को विजिट किया, वहाँ पे जो मुतासरा खानदान थे, लोग थे, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जी हुकूमत आती तो ज़रूर है, वो राशन भी देती है, लेकिन अपने फेवरेट लोगों को दे के जाती है या वक्ती तौर पे तस्वीरें बनवा ली और चले गए।
तो ऐसा आप लोगों के साथ तो नहीं होगा कि जो फेवरेट किसान है या कोई किसी का जानने वाला है, कोई किसी का रिश्तेदार है, उसको तो राशन कह रही हूँ, उसको तो दे दिए जाएंगे? मैं ये समझ, जब हुकूमत ने ऐलान सब के लिए किया जो भी सैलाब की जद में आए हैं, अब ये जो डेटा सामने आएगा तो हम उसके बाद बात कर सकते हैं, पहले तो हम किसी पे एतराज नहीं कर सकते। हमेशा हम पहले मनफी सोचना मुनासिब नहीं, हमें पॉजिटिव सोच लेनी चाहिए। और इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है, फूड सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, बहुत बड़ा। फिर इसमें एक चीज सैलाब के अलावा जो सबसे एक चीज और आ रही है वो है हुकूमती पॉलिसियां, खुसूसन गंदम के हवाले से। हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है गंदम के हवाले से। काश्तकार आगे गंदम काश्त करने से पीछे हट रहा है। अगर गंदम की काश्त में कमी आ गई तो मैं माजरत के साथ कहूंगा कि आज से 2 साल पहले, आपको याद होगा 2-2.5 साल पहले, हमारी कोई 3-3 किलोमीटर की लाइनें लगी थी गंदम आटा लेने के लिए, और 24 खवातीन पूरे पाकिस्तान में शहीद हुई थी आटे की लाइनों में। बिल्कुल। अब मुझे वो खतरा आगे आने वाले वक्त में नजर आ रहा है, क्योंकि हुकूमत ने काश्तकार के साथ ज्यादती की, काश्तकार को सपोर्ट प्राइस ना दी, काश्तकार को बल्कि पैदावारी लागत नहीं मिली। उसकी पैदावारी लागत थी 3300-3400 रुपए और उसे कीमत मिली 1900, 2000, 2100 रुपए। काश्तकार को 2 साल में को 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। एक तो वो नुकसान था, ऊपर सैलाब का नुकसान हो गया, फिर बारिशों से भी नुकसान हुआ। इस वक्त काश्तकार और खुसूसन ज़राअत आपकी ज़बूहाली का शिकार है। काश्तकार के ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं, ना उसके पास खाने पीने के लिए इस वक्त कुछ है। देखिए ना, बतौर सदर किसान इत्तेहाद आप क्या करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा होती है? खैर हजरात को अपने पास बुलाएं, उनको कहें कोई विलेज अडॉप्ट करे, कोई लोगों को अडॉप्ट करे। अगर हम पूरी एज ए कौम, अकेली हुकूमत का काम नहीं है, पूरी कौम मिलके ही ये कर सकती है, सबको की बहाली कर सकती है सैलाब ज़दगान की। यानी कि आज अगर गंदम काश ना हो, अगली फसलें काश ना, काश्तकार के पास तो पैसे नहीं है। काश्तकार के पास तो सैलाब आने से पहले ही पैसे नहीं थे, लेकिन जो कुछ उसके पास था वो भी सैलाब में चला गया। बिल्कुल। इस वक्त काश्तकार तो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। मैं उसके जज्बात का लफ्जों में यह करके नहीं बता सकता, उसकी तकलीफ की शिद्दत आप तक नहीं पहुंचा सकता। इस वक्त वो बेयारो मददगार इस वक्त सड़कों के ऊपर बैठा है, मकान उसके गिर गए हैं, सोने के लिए उसके पास चारपाई नहीं है, बिस्तर उसके पास, आगे सर्दी आने वाली बिस्तर, कपड़े उसके पास नहीं है। तो इस वक्त तो हम पूरे पाकिस्तानियों को चाहिए कि सिर्फ हुकूमत की तरफ ना देखें, बल्कि पूरा पाकिस्तान मिलके उनकी सपोर्ट करे। देखें ना, उनकी तादाद ही क्या है, 50-60 लाख, हम 26 करोड़ की आबादी है। अगर सारे हम लोग उनके लिए काम करें तो मेरे ख्याल में कोई बड़ा मसला नहीं है। हम सबको चाहिए कि इस वक्त उनके साथ मिल जाए, सैलाब के साथ खड़े हो जाएं। जो हम लोग सैलाब से बाहर बैठे हैं, अगर हम मिलके सबके लिए उनके काम करेंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे, करो बयान। यानी कि आज दर्द दिल दिखाने का टाइम है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि करो तुम मेहरबानी अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। इस वक्त वो सैलाब ज़दगान आपकी मेहरबानी के मुस्तहिक है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जो लोग खुशहाल लोग हैं, उनकी मेहरबानी के वो मुस्तहिक है। हम सबको चाहिए कि मिलकर, उसकी वजह यह है, अगर आपकी फूड सिक्योरिटी का मसला बन गया तो फिर शहरों में ये चहल पहल नहीं होगी। देखे ना, हम सबसे इंपॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी है, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। इस वक्त काश्तकार बहुत परेशान है। मैं अब सैलाब वाला काश्तकार, ये जो आप जितने भी गिले कर रहे हैं बिल्कुल बजाय, क्या आप इसको लेके हुकूमत के साथ राब्ते में है? कोई आपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं? जी बिल्कुल, हम हर सतह पे जाके मिले हैं। मैं कल भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मिल के आया हूँ। मैं परसों सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो फूड सिक्योरिटी है, मैं उसमें गया हूँ। उससे पहले हमारी पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन की मीटिंग, मैंने उसमें हमने आवाज उठाई है। अब दोबारा भी वो मीटिंग इस हफ्ते, और आपको उम्मीद है कि आपके मुतालबात पर अमल किया जाएगा? आके आवाज उठाई है, अखबारों में दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखे ना, मैं नाउमीदी की बात नहीं करता, मैं उम्मीद करता हूँ अगर ना किया गया तो उसके बाद हम अपना लायामल बताएंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त बहुत बुरे हालात है, हुकूमत को भी नजर आ रहा है। और हुकूमत ने अगर ना किया तो काश्तकार जब सिर्फ अपने लिए गंदम उगाएगा तो पूरी कौम के लिए मसला बनेगा। काश्तकार नैब खुदा है, अल्लाह का दी और इसके जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। बिल्कुल। इस वक्त वो नैब खुदा बहुत परेशानी में है। जी, ये भी कहा जा रहा है कि अगले साल मूनसून की जो बारिशें हैं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। तो अब इसमें किसान और जमींदार क्या करेंगे? वो ऐसा तो कर नहीं सकते कि अपनी जमीन यहाँ से उठाएं, अफगानिस्तान चले जाएं या ईरान चले जाएं। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? देखिए ना, क्लाइमेट चेंज से निपटना इस वक्त हुकूमत की अवलीन तरजीह में होना चाहिए। हमें उस हिसाब से अपनी फसलें काश्त करनी चाहिए, उसी हिसाब से चलना चाहिए जैसे क्लाइमेट चेंज के साथ दुनिया अगर अपने आप को चेंज कर सकती है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया के लिए भी है। अगर वो निपट रहे हैं तो हम क्यों नहीं निपट सकते? एग्जैक्टली। हमारी गलती ये है, हम अपने आप के साथ ज्यादती ये कर रहे हैं। क्या दुनिया में कभी किसी ने दरियाओं के रास्ते बंद कर दिए? हमने दरियाओं के रास्ते बंद कर दिए। दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो हवा, आग और पानी का रास्ता रोक सके।
हमने वो रास्ते रोके, दरियाओं में सड़कें बन गई, दरियाओं में बिजली आ गई, दरियाओं में कॉलोनियां बन गई। यही बातें हमारे लिए बायस शर्म है। अब भी कोई उस पर कानून साजी नहीं है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि बाकायदा कानून साजी करे। बिल्कुल कि होना ये चाहिए कि जो दरिया का रास्ता है उसमें कोई कदम न रख सके। कदम रखने से मुराद है कोई वहां पे कोई बिल्डिंग ना बना सके, कोई वहां पे कोई मकान ना बना सके, कोई सड़क ना बना सके, कोई बिजली ना लगा सके। बिल्कुल। देखिए ना, आज हमारे लिए परेशानी किस बात की है? देखिए ना, दरियाओं में पानी आना हमारे लिए जिंदगी है। ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं। लेकिन सर एक और सवाल भी दरियाओं में आ पानी रहा है कि किसान अपनी जमीन भी तो बेचते हैं, ज़राई जमीन पर कंस्ट्रक्शन भी तो होती है। देखिए ना, कंस्ट्रक्शन हमारे पाकिस्तान में, मैं आपको अर्ज करूं, दुनिया में कोई कानून साजी होती है। हमारे यहाँ कानून साजी नहीं, हमारे यहाँ कोई कानून साजी नहीं है इसके ऊपर। जहां को चाहे मकान बना ले, जहां को चाहे घर बना ले। आज ये वक्त की इंतहाई जरूरत है। आपने बड़ा अहम बात की है। हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं। 50 से 55 लाख हमारी आबादी ऐड हो रही है। उसी हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ होनी चाहिए। अब हमें यह करना चाहिए कि अपनी ज़राई जमीनों के ऊपर कॉलोनियां नहीं बननी चाहिए। कतई तौर पे हुकूमत को इस पे वाज़ेह स्टांस लेना की जरूरत है। कोई ना कोई इस पे कानून साजी करने की जरूरत है। यानी कि चाहिए ये, अगर जमीन का मालिक भी अपनी जमीन पर डेरा बनाना चाहता है उसे भी परमिशन लेने की जरूरत होनी चाहिए। बिल्कुल। दुनिया में यही है। हमारे यहाँ तो जहां मर्जी को कॉलोनी बना ले, हमारी अफसरशाही बैठी है, हर किसी को इजाजत दे देते हैं और फिर उस कॉलोनी से गंदा पानी दरियाओं में शामिल होता है, नहरों में शामिल होता है। हालांकि चाहिए ये कि जब आप कॉलोनी बनाते हैं तो उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जरूरी है, SOP में शामिल है। बिल्कुल। लेकिन जहां उसके बगैर बिल्कुल NOC दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल कोई सजा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में कौन मार रहा है? सिर्फ काश्तकार ही मार रहा है इस वक्त, जिसको पैदावारी लागत नहीं मिल रही। 2200 अरब रुपए हमें 2 साल में गंदम में नुकसान हुआ है। बिल्कुल सर, अगर मैं बात करूं कि ज़राअत हमारी मैशत की बैकबोन होती है, हमारे यहाँ से कपास की बिल्कुल सर, ज़राअत जो हमारी मैशत की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, लेकिन हम इसको इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आप किसको कसूरवार ठहराएंगे इसके लिए? देखिए जी, किसी भी हुकूमत की तरजीहात में आज तक ज़राअत नहीं रही। मैं 92 से काश्तकारी कर रहा हूँ। काश्तकारी मेरा प्रोफेशन भी है, मेरा शौक भी है। 92 से आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी हुकूमत की तरजीहात में ज़राअत हो। अगर ज़राअत नहीं है तो उनकी तरजीहात में पाकिस्तान नहीं है। बिल्कुल। हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद आज 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाद से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए बायस शर्म नहीं है। कुदरत ने हमें तमाम वसाइल दिए हैं। तो सर आप इसके लिए कोई एहतजाज क्यों नहीं करते, सड़कों पे क्यों नहीं आते कि ये मुतालबात माने जाएं आपके, ये आपकी जो रिजर्वेशंस हैं इन पे काम किया जाए? मुझे आप एक चीज बताएं, आज जी पाकिस्तान में काश्तकार को एहतजाज करने की इजाजत है? सर हम तो कहते हैं कि हमारा एक डेमोक्रेसी है हमारे मुल्क में। मैं आपको अर्ज करूं कि यहाँ पे हालांकि ये एहतजाज करना से मियां नवाज शरीफ थे, इमरान खान है, फजलुर रहमान है, बिलावल भुट्टो है, लेकिन पाकिस्तानी काश्तकार अगर एहतजाज पे निकले तो उसके ऊपर शेलिंग होती है, लाठीचार्ज होता है, उसे जेलों में फेंका जाता है। पाकिस्तानी काश्तकार को यहाँ पे मैं माजरत के साथ कहूंगा, पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। आपको हर चीज पैदा करके देने वाला, बिल्कुल आपको हर चीज पैदा करके देने वाला, वो चाहे गोश्त है, चावल है, सब्जी है, फ्रूट है, गंदम है, हर चीज, कपास है, उसको लकब क्या दिया जाता है? यहाँ पे पेंडू और गवार का लकब दिया जाता है। यहाँ का तो काश्तकार को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो सर इसका क्या करना चाहिए? क्या हमारे लोगों में या हमारी हुकूमत में कोई इस तरह की मैच्योरिटी डेवलप होनी चाहिए, कोई क्लासेस देनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए कि ये जो चीज़ है इसको हाईलाइट किया जाए और किसान की जो मजबूरियां हैं उनको सामने रखते हुए ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि किसान भी पाकिस्तान के लिए जब वो कोई काश्तकारी करता है, कोई ग़िज़ा बनाता है, तो उसको एक रिवॉर्ड देना चाहिए, ना कि उसके साथ ये करना चाहिए कि जी गंदम का रेट बढ़ा दो, बाहर से इम्पोर्ट कर लो। मैं 4 दिन से देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं जी। बिल्कुल, ये हम पाकिस्तानियों के लिए बैसे शर्म है। इन्हें चाहिए ये कि बैठ के अगर ज़राअत के लिए पॉलिसी बनाए, बजाय एक दूसरे के खिलाफ बातें करने के। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठ के पॉलिसी नहीं बनाते। पूरी दुनिया में अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठ के पॉलिसी बनाती है, वो चाहे ज़राअत हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो। लेकिन जहां बदकिस्मती एक दूसरे से दुश्मनी है, भाई हमें क्या फायदा आप एक दूसरे के खिलाफ बातें करेंगे? पाकिस्तान को क्या फायदा? पाकिस्तान की मैशत को क्या फायदा? भाई आप हुकूमत में एक है तो मिल बैठ के बात क्यों नहीं करते? आपस में बैठ के मशवरा क्यों नहीं करते? पाकिस्तान की ज़राअत की बेहतरी के लिए बैठ के बात क्यों नहीं करते? जब आप हुकूमत लेने के लिए तो इकट्ठे हैं,
वहां पे आपका इत्तेफाक है। जब अपना मफाद लेना हो, अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो, उस वक्त जैसा भी इकट्ठे हैं, पीटीआई वाले भी, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले भी। आज आप स्पीकर की तनख्वाह देखें, आप चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह देखें, एमपीए की देखें, एमएनए की देखें, वजीर की देखें, कितने सौ गुना इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। वहां पे ना आईएमएफ का प्रेशर ना किसी और का प्रेशर है, सिर्फ काश्तकार के लिए इनके लिए आईएमएफ है कि जी आईएमएफ ने मना किया जी काश्तकार को सपोर्ट प्राइस ना दो। तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने ज़राअत को सपोर्ट प्राइस ना देके। आज सर आपने काश्तकार यकीन कर रहे हैं, काश्तकार बेचारा भिखारी बन चुका है इस वक्त। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सर। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।